नमस्कार साथियों। 19-20 अक्टूबर की रात को सरहद पार से धुएं का एक बड़ा गुबार उठा। मोर्टार और गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका गूंज उठा। चारों ओर चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सन 1962 में चीन के द्वारा भारत पर किया गया अचानक से एक हमला था। इकोनॉमिक वीकली ने उस समय लिखा कि भारत इस लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जबकि चीन ने पूरी तैयारी के साथ में भारत पर यह हमला किया और चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तेजी से आगे बढ़ते हुए चीन ने पश्चिमी सेक्टर की 8 चौकियों पर, पूर्वी सेक्टर की 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया और आगे बढ़ते हुए उसने तवांग पर भी कब्जा कर लिया। भारत पर अचानक हुए इस हमले से भारत भौचक्का रह गया, क्योंकि भारत इस लड़ाई के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। भारत के पास में अत्याधुनिक हथियारों की कमी थी और वहां तक पहुंचने के लिए भारत के पास में अच्छी सड़क व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए हथियारों की आपूर्ति के लिए भारत पूरी तरीके से हवाई जहाजों की आपूर्ति पर निर्भर था। इधर दूसरी ओर क्या होगा कि पूर्वी सेक्टर की कमान जनरल बीएम पॉल के हाथों में थी, लेकिन 18 अक्टूबर को उनकी छाती में अचानक से बहुत तेजी से दर्द हुआ, जिसकी वजह से आनंद फानंद में उनको दिल्ली भेजा गया। इस वजह से 5 दिनों तक पूर्वी सेक्टर की कमान नेतृत्वहीन रही। इसका पूरा फायदा चीन ने उठाया। चीन तेजी से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर तो उसने तवांग पर भी कब्जा कर लिया। भारत को ऐसा लगता था कि इस संकट की घड़ी में सोवियत संघ उसका साथ देगा, लेकिन सोवियत नेता का जब यह बयान आ गया कि भारत उसका मित्र है लेकिन चीन उसका भाई, तो भारत की ये आशंका निराधार साबित हुई। इसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम के देशों का आह्वान किया। जब अमेरिकी राजदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले तो उन्होंने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय काफी थके और बोझिल लग रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस संकट की घड़ी में पश्चिम के देश भारत को हथियार मुहैया कराए, और वो भी तुरंत से तुरंत हथियार मुहैया कराए। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को हथियार मुहैया कराने के लिए अपनी सहमति दी। फ्रांस और कनाडा ने भी भारत को हथियार मुहैया कराने के लिए अपनी सहमति दी। इधर दूसरी ओर क्या होगा कि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 24 अक्टूबर को उसने थोड़ी देर के लिए हमला रोक दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह पत्र लिखा कि सीमा पार हो रही गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमला रोकने का शायद कारण ये रहा हो कि चीन भारत की सैन्य गतिविधियों का जायजा लेना चाहता था कि भारत की सीमा तक इसके लिए तैयार है। 15 नवंबर 1962 को चीन ने दूसरा हमला बहुत तेजी के साथ किया। बालोंग में जमकर की लड़ाई हुई और दूसरी ओर लद्दाख में भी जमकर की लड़ाई। इधर जब बमडीला का पतन हो गया, बमडीला के पतन के साथ ही असम में अफरा तफरी मच गई और वहां के प्रशासन को छोड़ करके गुवाहाटी भाग गया। लेकिन वहां का प्रशासन गुवाहाटी भागने से पहले उसने वहां जमा सारे कागजात और स्थानीय बैंकों में जमा नोटों के बंडल को जला डाला और वहां के एक स्थानीय पागल खाने में बंद कुछ पागल कैदियों को भी छोड़ दिया। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि 20-21 नवंबर को चीन ने अचानक से इस हमले को रोक दिया और युद्ध विराम की घोषणा कर। अब एक सवाल एक खड़ा होता है कि चीन ने अचानक से हमला किया क्यों, और दूसरा चीन ने अचानक से हमला क्यों रोक दिया। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि चीन ने अचानक से हमला क्यों रोक दिया, तो इसके दो जवाब सामने आते हैं। पहला जवाब तो यह है कि भारत ने उस समय पश्चिम के देशों से हथियार मुहैया कराने का आह्वान किया और अमेरिका ब्रिटेन ने तुरंत ही हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से चीन को ऐसा लगा कि कहीं ये युद्ध भारत बनाम चीन के बीच में ना होकर के ऐसा ना हो कि पश्चिम बनाम चीन के बीच में हो जाए, और यदि ये युद्ध पश्चिम बनाम चीन के बीच में हो जाएगा तो युद्ध लंबा खिंच सकता है और हो सकता है कि चीन को फिर काफी हानि उठाने दें। और दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि चूंकि उस समय की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, वो भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ा सा अलग रुख दर्शा रही थी, क्योंकि नवंबर के अंत तक हिमालय की पहाड़ियों पर बर्फ जमने लगी, सर्दी का मौसम आ चुका था और इस मौसम में चीन के लिए युद्ध जारी रखना संभव नहीं था। तो एक भौगोलिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है कि चीन ने अचानक से हमला रोक दिया। अब दूसरा सवाल यह है कि चीन ने अचानक से हमला किया ही क्यों था भारत में। इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार नेविल मैक्सवेल ने भारत सरकार की हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा कि भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार थी। फॉरवर्ड पॉलिसी अर्थात भारत के द्वारा विवादित क्षेत्रों में अग्रिम सैन्य चौकियां स्थापित की जा रही हैं, लेकिन कोई भी देश, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रतिबद्ध होता है और वो ऐसा करता ही है।
ताकि उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा हो सके। तो हम केवल पूरा दोष फॉरवर्ड पॉलिसी के ऊपर नहीं डाल सकते कि सिर्फ फॉरवर्ड पॉलिसी इसके लिए जिम्मेदार थी। इसके लिए हमें भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद और सन 1962 में दलाई लामा के भागकर उनके भारत आने के बाद में खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद को भी समझने की जरूरत है, जिसकी चर्चा हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं कि चीन ऐसा क्यों करता है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद और राजनीतिक विवाद भी कहीं ना कहीं इस युद्ध के लिए जिम्मेदार था। हाँ, तात्कालिक कारण के रूप में हम ऐसा मान सकते हैं कि तात्कालिक कारण फॉरवर्ड पॉलिसी रहा हो। अब हम सिर्फ इसके लिए सिर्फ नेहरू को ही उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि 1962 में भारत की पराजय हुई। लेकिन इस पराजय के लिए हम अगर ये मान लें कि नहीं, इसके लिए सिर्फ जो उस समय पंडित नेहरू की सरकार थी वो जिम्मेदार थी, इसके लिए हमें माओ से तुंग की वो एग्रेसिव नीतियां भी को भी समझना पड़ेगा, जिसके तहत माओ से तुंग कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों को एशिया में अपनी धमक का एहसास कराना चाहते थे। अब एक सवाल और है कि भारत की पराजय की आखिरकार कारण क्या थे। अगर हम भारत की पराजय की कारणों की बात करें तो जैसा कि सन 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन भारत की आजादी के साथ में भारत को भारत की विभाजन की विविधता के भी दंश को झेलना पड़ा और इस विभाजन के दौरान भारतीय सेना दो मुल्कों में बढ़ गई। इसकी वजह से भारतीय सेना कहीं ना कहीं कमजोर हुई। दूसरा कि 1961 में हम देखते हैं कि भारत गोवा की मुक्ति के लिए भारतीय सेना गोवा में घुसी और दूसरी ओर भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में आंतरिक विद्रोह भी चल रहे थे, जिसकी वजह से सेना को वहां भी लगाना पड़ा। इसकी वजह से भी सेना की ताकत कहीं ना कहीं कमजोर हुई। और तीसरा कारण कि चीन ने पूरी तैयारी के साथ में भारत के ऊपर ये हमला किया। चीन की तैयारी का एक उदाहरण ये दिया जा सकता है कि चीन ने जब भारत के ऊपर हमला किया तो जिस तरीके से उसने पश्चिमी सेक्टर और पूर्वी सेक्टर पर एक साथ हमला किया था, उससे यह समझा जा सकता है कि चीन ने पूरी तैयारी के साथ में भारत के ऊपर हमला किया, जबकि भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना था कि भारत और चीन के बीच में कभी युद्ध होगा ही नहीं। उन्होंने सन 1950 में सरदार पटेल के द्वारा दी गई वह चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया, जब उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान की बनस्पत चीन से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज के वीडियो में कही कि चीन के द्वारा भारत पर जो 1962 में हमला किया गया, अचानक से हमला क्यों किया गया, अचानक से हमला क्यों रोक दिया गया और भारत की पराजय के क्या कारण। अन्य विश्लेषकों के द्वारा और भी बहुत से कारण बताए जाते हैं, लेकिन आज जो हमने बात की है उसके लिए हमने 2-3 किताबों का सहारा लिया। एक तो इंडिया आफ्टर गांधी का, दूसरा वर्ल्ड फोकस मैगजीन का और तीसरा द प्रिंट और फ्रंट लाइन जैसी कुछ मैगजीन से ये तथ्य जुटाए हैं जो आपके सामने रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।